आवाज क्यों हो रही है क्लास में? मैंने पूछा है आवाज क्यों हो रही है। टेस्ट नहीं किया, इस बात की आवाज है? हैं? 8 सेंटेंसेस। आपने इन छोटे छोटे सेंटेंसेस में छोटा छोटा, पहले वाला सेंटेंस कह रहा है बॉय लिव्स नियर माई हाउस। हु लिव्स नियर माई हाउस? क्या ये हु का आंसर है? क्या ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है? लिव्स हमारा वर्ब है, एक्शन है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है, हैं? ये क्या है? अ बॉय लिव्स वेयर। अ बॉय लिव्स वेयर। क्या ये वेयर का आंसर है? सारे बोल दो। क्या वेयर का आंसर एडवर्ब होता है? दोबारा बोल दो। क्या क्या किस किस का आंसर एडवर्ब होता है? वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। यहां तक की बात सबको क्लियर है? सारे बोल दो, बोलो वेयर। आवाज चाहिए। वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ का आंसर हमेशा एडवर्ब होता है। वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ का आंसर हमेशा क्या होता है? एडवर्ब। एक बात तो सबको क्लियर है, एक बात और सीखनी है आज। क्या ये बात सबको पता है कि जो प्रिपोजिशन होती है उसके बाद हमेशा ही कोई नाउन या प्रोनाउन आता है? सारे बोल दो। पक्की बात है? अच्छा, प्रिपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कहलाता क्या है? सारे नहीं बोले। क्या कहलाता है? सारे बोल दो, क्या कहलाता है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कहलाता है तो वो कभी भी सब्जेक्ट का काम तो नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है सभी को? एक अच्छी बात आज और सीख के जानी है। प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट मिलके
हमेशा ही, एक तो क्या प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट, दोनों मिलके हमेशा ही या तो बच्चों एडजेक्टिव का काम करेंगे या एडवर्ब का काम करेंगे। बोलो प्रपोजिशन, सबकी आवाज चाहिए मुझे। प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट मिलके एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेंगे। आवाज कम है तुम्हारी। प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट मिलके एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेंगे। दोबारा, प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट मिलके एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेंगे। इस बात को ऐसे समझना, मैंने बोला आई टीच एट एसके क्लासेस। क्या बोल दिया मैंने? आई टीच एट एसके क्लासेस। क्या यहाँ पे एट नाम की प्रपोजिशन नजर आ रही है? और उसके बाद एसके क्लासेस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गई हमारी प्रपोजिशन और ये हो गई हमारा ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट मिलके किसका काम करता है? एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव का। किसका काम है ये? वेयर का काम कर रहा है। सारे बोल दो, आवाज चाहिए। ठीक है, मैंने कहा आई विल गो देयर ऑन मंडे। आई विल गो देयर ऑन मंडे। प्रपोजिशन कौन सी है? बोलते नहीं। प्रपोजिशन कौन सी है? ऑन। इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? मंडे। दोनों मिलके किसका आंसर है? किसका आंसर है? व्हेन का आंसर क्या होता है? सारे बोल दो, बोलो प्रपोजिशन। आवाज चाहिए। प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट हमेशा ही एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा। बोलो प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट हमेशा ही एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा। प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट हमेशा ही एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा। इस सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दिया? यहाँ पे क्या दिखाई दिया? ये भी एक प्रपोजिशन है। नियर भी क्या है? एक प्रपोजिशन। अब नियर माय हाउस जो था या नियर माय होम जो भी लिखा मैंने, अब ये नियर माय हाउस क्या डिनोट कर रहा है? एडवर्ब को। किसको डिनोट कर रहा है? एडवर्ब। क्या प्रपोजिशन प्लस माय हाउस उसका ऑब्जेक्ट हो गया? प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट किसका काम कर रहा है? एडवर्ब। फंडा क्लियर हो गया सभी को? पक्की बात है। चलिए अगला सेंटेंस। हिज नेम इज राहुल। बच्चों व्हाट इज राहुल? हिज नेम नाउन है, ये अपना क्या है? सब्जेक्ट। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इज अपनी हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? इज अपनी मेन वर्ब है। इज अपनी क्या है? मेन वर्ब। जब इज मेन वर्ब है तो अपने को एक बात सबको पता है, क्या? सारे बोलो इज एम आर वॉज वर। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करेंगे तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इज एम आर वॉज वर अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करेंगे तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। पहले बताओ, नाम ही राहुल है क्या? आवाज चाहिए। क्या ये राहुल इस नाम के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है? ऐसी चीज जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आ रहा है सबको समझ में? पक्की बात है। ठीक है, अगला सेंटेंस कह रहा है वी कॉल हिम पप्पू। हु कॉल हिम पप्पू? बुला कौन रहा है? वी। क्या वी सब्जेक्ट बोल दूं? सारे बोल दो। कॉल हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है। कॉल हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। फिर आया हिम। हम बुलाते किसको हैं? हिम को। तो हमारा रिसीवर कौन है? हिम। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और एक और लिखा है पप्पू। एक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट। कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट?
कल हमने ये बात सीखी थी, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं तो वहां तीन अलग अलग एंटिटीज थी। मैंने एक सेंटेंस लिखा, he gave me a pen। क्या सेंटेंस लिख दिया? he gave me a pen। मैंने एक सेंटेंस लिखा, he gifted me a watch। he gave me a pen and he gifted me a watch। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो सबको पता ही है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब दो चीजें हैं यहां, लेकिन ही से अलग है क्या मी? और ही और मी और पेन तीन चीजें या दो ही चीजें? ही, मी और वॉच दो है या तीन है? तीन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी होगा ना, वहां पे तीन डिफरेंट एंटिटीज होंगी। सब्जेक्ट अलग होगा, ऑब्जेक्ट दो अलग अलग होंगे। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? मैंने एक सेंटेंस लिख दिया बच्चों, ही मेड हिज पेरेंट्स प्राउड। क्या लिख दिया मैंने? ही मेड हिज पेरेंट्स प्राउड। ही अलग है, हिज पेरेंट्स अलग है, और प्राउड अलग है। ही मेड हिज पेरेंट्स प्राउड में तीन अलग अलग एंटिटीज दिख रही हैं सबको, है? दिख रही है नहीं दिख रही? किस किस को तीन एंटिटीज नहीं दिख रही? तीन एंटिटीज किस किस को नहीं दिख रही? मतलब बाकियों को तीन एंटिटीज दिख रही हैं। तीन एंटिटीज किस किस? एंटिटी का मतलब समझते हो? एंटिटी का मतलब होता है, एंटिटी का मतलब होता है, देखो ये शर्ट एक एंटिटी है, ठीक है? मैं खुद एक एंटिटी हूं। एंटिटी का मतलब होता है समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग, समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग। ये मार्कर की एग्जिस्टेंस है तभी अपने को नजर आ रहा है, शर्ट की एग्जिस्टेंस है तभी अपने को नजर आ रहा है, मेरी एग्जिस्टेंस है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस है, हम सब अलग अलग एंटिटी है। समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए? एसके क्लासेस एक एंटिटी है। एंटिटी का मतलब होता है जिसकी एग्जिस्टेंस है। ये पेपर एक एंटिटी है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? अगर ये बात समझ में आ रही है तो यहाँ पे तीन एंटिटीज सबको नजर आ रही हैं। पहली एंटिटी ही, एक अलग बंदा है, हिज पेरेंट्स। अच्छा मेरे को अब समझ में आया, जो लोग कह रहे हैं तीन नजर आ रहे हैं, पेरेंट्स दो होंगे ना। अब अपने को पेरेंट्स को दो नहीं पकड़ना, अपने लिए तो पेरेंट्स एक एंटिटी है, हमने उनको कंबाइन कर दिया। तो एक ही, एक पेरेंट्स, और तीसरा प्राउड तीसरी एंटिटी है या इनकी क्वालिटी है? भाई अब मैं खड़ा हूं यहाँ पे और मैं हंस रहा हूं मान लो, तो मैं अलग हो गया, हंसना अलग हो गया ना मुझसे, या वो मेरे लिए एक क्वालिटी है? भाई मैं कहूं कि मैं मोटा हूं तो मैं अलग हो गया और मोटा अलग हो गया, या मैं कह दूं मैं स्मार्ट हूं तो मैं अलग और स्मार्ट अलग, अलग अलग ना। आवाज चाहिए? मेरा नाक तो अलग है, अलग से एंटिटी, इसको मैं बोल सकता हूं, लेकिन क्या मैं स्मार्टनेस को भी एंटिटी बोल दूं? स्मार्टनेस है या जो मोटापा है वो एंटिटी नहीं है, वो एक क्वालिटी है। वो क्या है? नहीं, स्मार्टनेस तो क्वालिटी है, मोटापा भी क्वालिटी है। मोटापा भी क्वालिटी है, बिल्कुल क्वालिटी है। जो पतले हैं उनसे पूछ के देखो, रोज चार चार जग बनाना शेक पी जाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, ठीक है? तो भाई क्वालिटी तो क्वालिटी होती है, ठीक है? क्वालिटी डजंट मीन कि वो पॉजिटिव ही हो, क्वालिटी में बी नेगेटिव एज वेल। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, चलिए। तो मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला ही मेड हिज पेरेंट्स प्राउड। क्या ये प्राउड हिज पेरेंट्स को ही डिनोट कर रहा है? आवाज चाहिए? क्या मी ही वॉच है? क्या मी ही पेन है? क्या पेरेंट्स ही प्राउड फील कर रहे हैं? आवाज चाहिए? मैंने एक सेंटेंस लिख दिया बच्चों, माय फादर
नेम्ड मी कुलदीप। माय फादर अलग है, मी अलग एंटिटी है, और कुलदीप तीसरी एंटिटी है। क्या मी इज इक्वल टू कुलदीप? आवाज चाहिए। एंटिटी 3 या 2? यहां पे एंटिटी, यहां पे एंटिटी, यहां पे एंटिटी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात तभी होगी जब सेंटेंस में कम से कम 3 एंटिटीज होंगी। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए। सारे बोल दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात। आवाज नहीं आ रही मुझे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात नहीं आ रही। आवाज। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात। तुम्हें कई बार बता दिया, मेरे कान खराब हैं, ऊंचा ही सुनाई देता है मुझे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात तभी होगी जब सेंटेंस में कम से कम 3 एंटिटीज होंगी। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? 3 अलग अलग आइडेंटिटीज, 3 अलग अलग एंटिटीज हैं, देन ओनली वी कैन से कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर नहीं है तो कहानी कुछ और है। फंडा क्लियर है? अब कहानी क्या है उसको समझते हैं। इसको देखो, ये सेंटेंस कह रहा है माय फादर नेम्ड मी कुलदीप। एक्शन कौन सा है यहाँ पे? नेम रखना। नाम मिला किसको? मी को। मी क्या है अपना? रिसीवर। रिसीवर है तो क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, क्या ये और ऑब्जेक्ट एक ही चीज है? यानी कुलदीप जो है इस मी के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? जो चीज सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा होती है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो चीज ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा होगी वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कह दो, समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन पूछ लेना, बता दूंगा। ठीक है, ही सब्जेक्ट है, हिज पेरेंट्स है ऑब्जेक्ट। क्या हिज पेरेंट्स ही प्राउड फील कर रहे हैं? ये है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कह दो गया। आ गया क्या? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो 2 कॉन्सेप्ट सीख लिया अभी अभी में हमने। पहला कॉन्सेप्ट सीखा, प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट हमेशा या तो एडजेक्टिव बनता है या फिर एडवर्ब। दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात तभी होगी जब एंटिटीज 3 होंगे। अगर एंटिटीज 2 ही हैं तो जो आगे आने वाली चीज है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकती है। फंडा क्लियर है? आवाज चाहिए। आ रहा है सबको समझ में? एनी दिक्कत, एनी परेशानी टिल नाउ? क्लियर या ऑल क्लियर? ठीक है, आ जाओ। थर्ड सेंटेंस देखो जो हमने लिखा था, वी कॉल हिम पप्पू। वी अलग है, हिम अलग है, और पप्पू अलग है। हाँ, क्या हिम ही पप्पू है? सारे बोल दो। एंटिटी 2 है या 3 है? 2 है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा। अब ये क्या है? आ गया सभी को समझ में? बच्चों मैं साफ बताऊं, ये वो 4-5 चीजें हैं, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गई ना, 5 चीजें। पहली चीज सब्जेक्ट, दूसरी चीज वर्ब, तीसरी चीज ऑब्जेक्ट, अगली चीज कॉम्प्लीमेंट, और 5वीं चीज एडजेक्टिव और एडवर्ब। अगर ये 5 चीजें आपको समझ में आ गई तो सेंटेंसेस का हर वर्ड आप यूं पहचान जाओगे। और सेंटेंसेस का वर्ड्स नहीं पहचानने आते, इसी कारण से। अब ये चीजें काम पता है कहां आती हैं? डायरेक्टली नहीं आती काम। ये चीजें आती हैं काम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हुए आपको ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाना होता है। अब जब तक अपने को यही नहीं पता कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, भाई हम तो इसको ही ऑब्जेक्ट मान लें, तो हम तो इसी से पैसिव बनाना शुरू कर देंगे, जबकि ऑब्जेक्ट ये है ही नहीं। ऑब्जेक्ट है कौन? इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो पैसिव नहीं बनेगा। तो ये सब चीजें पता जब तक नहीं होंगी तब तक कहानियां आगे की चल ही नहीं पाएंगी, इसीलिए पता होना बहुत जरूरी है। अगला सेंटेंस, ही नो हिज नेम इज राहुल। व्हाट इज, देखो जो भी वर्ब होती है ना उससे पहले लगाओ हु या व्हाट। ठीक है, अब हिज नेम क्या है?
हु तो है नहीं, व्हाट है, तो व्हाट इज राहुल, क्या ये व्हाट का आंसर है? व्हाट का आंसर है तो सब्जेक्ट हो सकता है, पहली कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन थी नाउन या प्रोनाउन। माय, आवर, यूर, हिज के बाद नाउन आता है। माय, आवर, यूर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, हुज के बाद हमेशा नाउन आता है। नाउन हो गया, पहली कंडीशन भी पूरी, तीसरी भी पूरी होगी। बीच में बची थी डूअर या फिर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम इस सेंटेंस में एक्शन ही नहीं है। इज, एम, आर, वॉज, वर जब सेंटेंस में मेन वर्ब बनती है तो एक्शन नहीं होता। एक्शन नहीं होगा तो डूअर की बात ही नहीं होगी। डूअर की बात नहीं होगी तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट की बात होगी। क्या हम नाम के बारे में ही बात कर रहे हैं? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट भी है। तीनों बातें पूरी होगी। तीनों बातें पूरी होती ही सब्जेक्ट। जैसे ही इज मेन वर्ब बनी, इज, एम, आर, वॉज, वर जब सेंटेंस में मेन वर्ब बनती है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता। इज, एम, आर, वॉज, वर जब सेंटेंस में मेन वर्ब बनती है, कल सीख के गए हो, ऑब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। इज, एम, आर, वॉज, वर जब मेन वर्ब बनती है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है, या प्रोनाउन होता है, या एडजेक्टिव होता है। राहुल किसी का नाम है तो नाउन है। सारी कंडीशंस पूरी हो रही है। क्या ही नोज अ गर्ल, हु नोज अ गर्ल, क्या दो सब्जेक्ट है, ठीक है। नोज हमारी वर्ब, ही नोज हुम ये हमारा ऑब्जेक्ट, कोज ऑफ एक्शन है। क्या है ये? कोज ऑफ एक्शन, ठीक है। अगला सेंटेंस, वन डे शी गेव हिम अ फ्लावर, ठीक है। तो भाई वन डे, क्या वन डे वेन का आंसर है? सारे बोल दो, सारे बोल दो। क्या वेन का आंसर एडवर्ब होता है? सारे बोल दो। एक और बात सीख के जाओ, मेरी बात को पहले सुनना है, पहले सुनना आराम से समझना, उसके बाद मेरे साथ रिपीट करना। अभी नहीं रिपीट करना, फर्स्ट टाइम मैं बोलूंगा, सुनना है, समझना है। अगर कोई भी सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग में कोमा लग गया, एक दो वर्ड्स के बाद, एक वर्ड के बाद, दो वर्ड्स के बाद, चार वर्ड्स के बाद, कोई सेंटेंस है स्टार्टिंग में कोमा लगा हुआ, कोमा लगा हुआ है, और कोमा लगे हुए जो वर्ड्स है ना, जो कोमा से पहले वाले वर्ड्स, अगर उनमें सब्जेक्ट नहीं है, अगर उनमें सब्जेक्ट नहीं है, तो वो जो कोमा लगे हुए वर्ड्स है ना, 99% एडवर्ब होंगे। बोलो, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में कॉमा लगे हुए, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, सारे बोल दो, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, दोबारा बोल दो, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, आवाज नहीं आ रही मुझे, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, मजा ही नहीं आ रहा, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में कॉमा लगा हुआ सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर चली गई आवाज, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, देखो मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा। एग्जाम आपसे चाहता है कि आप मल्टीटास्किंग बनो, वो इसीलिए आपको चार ऑप्शन देता है और उनमें उलझाता है। तो एग्जाम खुद चाहता है आप मल्टीटास्किंग बनो, और यहाँ पे मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा, तीन टास्क एक साथ, लिखना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। सुन तो अपने आप लोगे, मेरी आवाज भगवान की दया से इतनी है कि सुन तो अपने आप लोगे, लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, बोलो, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में कॉमा लगा हुआ सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में कॉमा लगा हुआ सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो, कई बार सब्जेक्ट को भी कॉमा लगा दिया जाता है। उस बात को ऐसे समझना, इधर देखो, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने लिखा राम सीताज हस्बैंड इज लक्ष्मण's ब्रदर। क्या सेंटेंस की स्टार्टिंग में कॉमा लगा हुआ है? आवाज चाहिए। लेकिन जो राम है, क्या वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है? आवाज चाहिए। तो ये भी ध्यान देना कि सब्जेक्ट ना हो, पता लगे जी कॉमा लगा हुआ है सब्जेक्ट है,
और हमने कह दिया जी ये तो एडवर्ब है। ये भी ध्यान देना है। बोलो किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में कॉमा लगा हुआ सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कॉमा लगा हुआ सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो 99% एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब। एक ही केस बनता है, 1% केस बनता है, कभी कभी वो एडजेक्टिव बनते हैं। क्या बनते हैं वो? एडजेक्टिव। वो अलग केस है, कब बनता है, कहां बनता है, कैसे बनता है, आज नहीं पढ़ के आया हुआ मैं, जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन सीख लेंगे। फंडा क्लियर है? यहाँ पे आवाज चाहिए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। तो अब तुम एक चीज और नोटिस करना, इन्हीं सब चीजों से जो अभी तक हमने सीखी, एक चीज और नोटिस करना। हमने एक दिन सीखा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आती है। हम अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस लिख रहे थे, ए बॉय लिव्स नियर माय हाउस। नियर माय हाउस लास्ट में एडवर्ब था, अभी सेंटेंस की स्टार्टिंग में एडवर्ब आ गई। यानी एडवर्ब जो है, क्योंकि ये लड़की की मां है, इसको सारी छूट है। आ रही है बात समझ में? आवाज चाहिए? सारी छूट है क्यों? सारी छूट है क्यों? क्योंकि घर को चलाने वाली लड़की खुद है। अब अपनी माँ को तो सारी छूट दे के रखेगी रखेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए? चलिए वापिस आ जाइए। इस बात से ये सीखना है कि सेंटेंस में एडवर्ब की पोजीशन कोई भी हो सकती है। सेंटेंस में एडवर्ब की पोजीशन कोई भी हो सकती है, कहीं पे भी सेंटेंस में एडवर्ब आ सकती है, स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में, कहीं आ जाए, कोई रोक टोक नहीं है इसको। वो अलग बात है, थोड़े टाइम में रोक टोक बढ़ेंगी। ठीक है, थोड़े टाइम में रोक टोक बढ़ेंगी। कब बढ़ेंगी वो बाद की बातें हैं, अभी नहीं। ठीक है, हाँ जी। अपोस्ट्रोफे एस बताता है पोजीशन। सीख लो भाई, ये भी सीख लो। ये क्या लिखा है बच्चों? पोस्ट ऑफिस एस, यही है। ये लिखा जाता है ना, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस उनका एस। ऐसा बोलते हैं? बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं। ऐसे मत करो तुम लोग। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, बोलो अपोस। सारे बोलो अपोस। दोबारा बोलो अपोस। और उसके आगे लगा दो ट्रॉफे। ट्रॉफी वर्ड को ट्रॉफे पढ़ लो। अब ट्रॉफी वर्ड तो सुना हुआ है, ट्रॉफी की बजाय उसको पढ़ दो ट्रॉफे। वो अब बना अपोस्ट्रोफे। ये जो साइन है ना, ये जो सिंबल है, इसका नाम है अपोस्ट्रोफे। और उसके बाद लगा क्या रखा आपने, तो इस पूरे का नाम क्या बना? अपोस्ट्रोफे एस। क्या नाम बन गया? अपोस्ट्रोफे एस। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? इस सिंबल का काम पता क्या होता है? इस सिंबल का काम होता है शॉर्ट फॉर्म्स बनाना, पोजीशन बताना। अगर इसका काम है तो ये पोजीशन है क्या? ये पोजीशन है क्या? ये पोजीशन है क्या? ना, मैंने तो अपोस्ट्रोफे का पूछा है। अपोस्ट्रोफे का काम है बच्चों शॉर्ट फॉर्म्स बनाना। क्या काम है अपोस्ट्रोफे का? शॉर्ट फॉर्म्स बनाना। ठीक है। आई हैव में आपने क्या लगा रखा है बीच में? तो आज के बाद किसी को ये नहीं कहना कि आई हैव लिख दो तो ऊपर ऐसे डंडा लगा दो। आज के बाद बोलना है ऊपर क्या लगा दो? अपोस्ट्रोफे। अब ये अपोस्ट्रोफे एस नहीं है, अपोस्ट्रोफे एस तब है जब पीछे क्या लगा हुआ है? एस। ये सिर्फ अगर ये साइन है तो ये क्या है? अपोस्ट्रोफे। फंडा क्लियर है? आवाज चाहिए? क्या ये आई हैव की शॉर्ट फॉर्म है? आई विल, आई शैल की शॉर्ट फॉर्म है? डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है? जहां भी तुमने कोई भी शॉर्ट फॉर्म बनाई देख लेना, वहां पे यही लगा रखा है। क्या? ऊपर वाला कोमा। ऊपर वाला कोमा अपोस्ट्रोफे। क्या लगा रखा है? अपोस्ट्रोफे। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, आ जाओ जी वापिस आ जाओ। हाँ, इसका काम क्या है पूरी कहानी और सीखते हैं। अब ये जो अपोस्ट्रोफे एस है ना, ये सिर्फ पोजीशन नहीं बताता, ये शॉर्ट फॉर्म भी बताता है।।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  । 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
शॉर्ट फॉर्म बताना, यस और नो, सारे बोल दो। तो इसके साथ जब एस लग गया तो भी ये शॉर्ट फॉर्म भी बताता है। किसकी? किसकी? इज, वॉज या हैज की। कोई चीज है, किसी ने पूछा कैसी है, मैंने कहा इट्स ब्लैक। क्या बोला? इट्स ब्लैक। इसका मतलब क्या है? इट इज ब्लैक। क्या मतलब है? इट इज ब्लैक। ही इज ए कार, वॉज ए कार या हैज ए कार? हैज ए कार। समझ में आ रहा है? आवाज चाहिए? समझ में आ रहा है? अपोस्ट्रोफ एस का पहला काम शॉर्ट फॉर्म। किसकी? इज, वॉज या हैज की। अपोस्ट्रोफ एस का दूसरा काम पोजीशन बताना। अपोस्ट्रोफ एस का पहला काम है शॉर्ट फॉर्म बनाना और दूसरा काम है पोजीशन बताना। पोजीशन बताने का मतलब क्या मतलब है? राम इज कार, राम की कार। तो अपोस्ट्रोफ एस कहीं ना कहीं ऑफ वाला काम करता है। कौन सा काम करता है? ऑफ। इसको अगर लिखा जाएगा तो कार ऑफ राम लिखा जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आवाज चाहिए? ठीक है। जब ये पोजीशन बताता है, जब ये पोजीशन बताता है तो इससे पहले भी नाउन आता है और बाद में भी नाउन आता है। सारे बोल दो अपोस्ट्रोफ एस। आवाज नहीं आई मुझे? अपोस्ट्रोफ एस नहीं आई आवाज? अपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ एस जब भी पोजीशन बताएगा इससे पहले भी नाउन आएगा और इसके बाद में भी नाउन आएगा। दोबारा बोल दो, बोलो अपोस्ट्रोफ एस। चली गई आवाज? फिर अपोस्ट्रोफ एस। अब आप गाना थोड़ी गाते हैं, एक तो लास्ट में तुम्हारा वॉल्यूम डाउन हो जाता है, मतलब वो तो गाने में होना होता है कि भी लास्ट में वॉल्यूम की जो पिच होती है वो डाउन जाती है, तुम्हारी पता नहीं क्यों जाती है। ठीक है। और दूसरा, बार बार याद दिलवाना पड़ता है, तुम्हारा वॉल्यूम वाला बटन खराब है या क्या सीन है? बोलो अपोस्ट्रोफ एस जब भी पोजीशन बताएगा अपोस्ट्रोफ एस से पहले भी नाउन आएगा, बाद में भी नाउन आएगा। आ रही है बातें समझ में? आ रही है बातें समझ में? अब क्वेश्चन पूछो, बस यही था। ठीक है। तो अपोस्ट्रोफ एस क्या बताता है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है रिलेशन, अधिकार। हाँ जी, ओवर पोजेसिव। हाँ, लोग होते हैं, वो लोगों की क्वालिटी होती है। ठीक है। पोजेसिव पीपल होते हैं, पोजेसिव पीपल होते हैं जो मतलब भाई एक 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 वर्ड होता है डोमिनेटिंग, उसी का सिनोनिम हो जाता है पोजेसिव कहीं ना कहीं। तो जो पोजेसिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं? एक तो अपनी चीजों पे तो अधिकार है ही है, और कोई साथ में यार दोस्त अड़ोसी पड़ोसी भी साथ में रहने लग गए तो उनपे भी अपना ही है, तू मेरी चलाए मेरी मानेगा। और ये आते हैं एक जेंडर में ज्यादा होती है। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है। वन डे फोर्थ वाला। हाँ, दोबारा बताऊं। हु नोज अ गर्ल। हु का आंसर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोज वर्ब होगी। ठीक है। अब आ गया गर्ल। ये जो नो है ना, ये एक मेंटल स्टेट है। किसी को जानना एक्चुअल में एक एक्शन नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है। ठीक है। लेकिन उस स्टेट का कॉज कौन है? मैंने कहा, मान लो
भाई ये गर्ल होती ना तो जानता किसको? मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मुझे जानते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्यों जानता हूं? क्योंकि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। आप उसको भी जानते होगा, किसी ऐसे को जिसकी एग्जिस्टेंस ही ना हो। अब कोई कहते जी हाँ जी भगत सिंह को जानते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस ना हो का मतलब है कि कभी ना हुई हो। ना हो का मतलब क्या है? कभी ना हुई हो, ठीक है। तो जब ना हो वाली एग्जिस्टेंस होगी तो उसको कोई जान ही नहीं सकता। जानोगे कब? जब एग्जिस्टेंस होगी। भगत सिंह को तभी जानते हो, भले ही आज एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो एग्जिस्ट करके गया है और अपना नाम बना के गया है। समझ में आ रही है बात? तो भाई ये गर्ल है तभी वो जानता है, तो कोज हो गया, नाउन है ही, और ही नोज whom का आंसर भी है, whom भी है, कोज भी है, नाउन भी है, तीनों आंसर है, तीनों आंसर है तो ऑब्जेक्ट है। वन डे शी गेव हिम अ फ्लावर, शी सब्जेक्ट, गेव हिम और फ्लावर हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। फ्लावर जो है वो तीन अलग अलग एंटिटीज है क्या? अब एक एंटिटी शी है, एक हिम है और एक फ्लावर। अगर तीन अलग अलग एंटिटीज हैं तो हिम इज नॉट इक्वल टू फ्लावर, यस और नो? तो एक ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, एक पर्सन एक थिंग। जब थिंग है तो, पर्सन है तो दूसरा लॉजिक भी याद रखना है, टू whom, टू what, फॉर whom, फॉर what। अगर इसको मैं लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? शी गेव ए फूल टू हिम, ऐसे लिखा जा सकता है? सारे बोल दो। तो जब सेंटेंस लिख दिया शी गेव अ फ्लावर टू हिम, इस सेंटेंस में गेम क्या है? इस सेंटेंस में गेम यही है कि जो हिम है किसके बाद आ रहा है? टू के बाद। और हर प्रेपोजिशन नहीं, सिर्फ टू या फोर, टू या फोर, क्योंकि हर प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट तो या तो एडजेक्टिव बनता है या एडवर्ब, लेकिन टू और फोर वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। आ रही है बातें समझ में? चलिए अगला, शी इनवाइटेड हिम टू हर होम, शी सब्जेक्ट, इनवाइटेड हिम डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? अच्छा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हर होम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंग्रेज कहीं के अंग्रेजों, वट या हुम का आंसर होना जरूरी है। शी इनवाइटेड हिम व्हाट या वेयर? शी इनवाइटेड हिम व्हाट या वेयर? ये वेयर है, और वेयर है तो अब तीन एंटिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा ही। बाकी कहानियां भी याद रखनी है कि वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ का आंसर एडवर्ब होता है। हाँ, आया कुछ समझ में? ठीक है। शी इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हर फादर, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, कौन सा? हर फादर डायरेक्ट होंगे या हिम डायरेक्ट होगा? अरे इंपॉर्टेंट कौन है? कहानी आजकल ज्यादा खराब है, ठीक है। इंपॉर्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है प्रीपोजिशन से। अंग्रेज प्रैक्टिकल बात करते हैं, वो कहते हैं फालतू इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है। सिंपल सा फंडा, शी इंट्रोड्यूस्ड हुम, हिम, टू हर फादर, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तब कहानी अलग हो जाएगी। फिर हिम इनडायरेक्ट, अगर इसी सेंटेंस को आप ऐसे लिख दो, शी इंट्रोड्यूस्ड हर फादर टू हिम, तो हर फादर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे और हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फंडा क्लियर है?
आवाज चाहिए, समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट, राहुल्स बिहेवियर सब्जेक्ट कौन है? हैं? राहुल या बिहेवियर सब्जेक्ट कौन है? राहुल या बिहेवियर? सारे बोल दो, सारे बोल दो, सारे बोल दो। गलत जवाब। बोलो अपोस्ट्रोफे से पहले वाला नाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। दोबारा बोल दो। अभी 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 एक बात सीखी थी, हमने सीखा था अपोस्ट्रोफे। अभी आते हैं, अभी आते हैं, वहां भी चलते हैं। अभी हमने एक बात सीखी, अपोस्ट्रोफे एस से पहले भी नाउन और बाद में भी नाउन। अब उसी बात को पूरा कर लो। अपोस्ट्रोफे एस से, आवाज चाहिए, अपोस्ट्रोफे एस से, अपोस्ट्रोफे एस से, अपोस्ट्रोफे एस से पहले वाला नाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। क्वेश्चन उठता है क्यों? क्वेश्चन उठता है जी क्यों? गुनाह क्या है इसका? क्या इसको लाड प्यार कम मिला है जो सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है? पूरा लाड प्यार दिया हमने, फिर सब्जेक्ट क्यों नहीं बन रहा है? नाराज क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम बातें भूल जाते हो। लाड प्यार ज्यादा मिलने के कारण ये सब्जेक्ट नहीं बन रहा। मैंने लिखा है राम्स कार। इस सेंटेंस को पहले पूरा करते हैं। पहले तो बताओ, राम इज वाइट या कार इज वाइट? एक तो सेंटेंस से क्लियर हो रहा है। दूसरी कहानी और सुनो। अभी मैंने अभी कहा लाड प्यार ज्यादा दे दिया इसीलिए बच्चा बिगड़ गया। अब ध्यान से सुनना, अगर राम्स कार को दूसरी तरह लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? द कार, द कार, द कार, द कार, द कार। ऑफ बोले तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करे। आज ही आज मैं 2 बार तो पहले बता चुका हूं मैं, लेकिन तुम भूल जाते हो। मतलब प्रेपोजिशन के बाद। अब अगेन ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये फिर वही कहानी आ गई जो हम पहली क्लास से सीखते आ रहे हैं, और हमने पहली क्लास दूसरी क्लास में सीख लिया था। बोलो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। प्रेपोजिशन के बाद, सारे बोल दो, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। इसीलिए बोलो बोलो बोलो, इसीलिए अपोस्ट्रोफे एस से पहले वाला नाउन सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। क्योंकि जब भी ऑफ लगाओगे ना तो आप इस नाउन को पहले ले आओगे और ऑफ बाद में लगाओगे। इधर देखो, मैंने लिखा राम्स वाइफ, क्या बनेगा? द वाइफ ऑफ राम। यस और नो? आवाज चाहिए, समझ में आ रही है मेरी बात? फंडा क्लियर है? क्लियर है सभी को? मैंने कहा राम्स वाइफ इज काइंड। नाउ हु इज काइंड? राम इज काइंड या वाइफ इज काइंड? समझ में आ रही है? आवाज चाहिए। और जो आप कह रहे थे जी हमने उसमें किया था राम वाले में, वहां तो हमने कोमा लगाया था, ना कि हमने अपोस्ट्रोफे एस लगाया था। आड़ा है समझ में? सबको आड़ा है? पक्की बात है? आ जाओ। यहाँ क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? राहुल सब्जेक्ट, राहुल सब्जेक्ट, राहुल सब्जेक्ट। एक छोटी सी बात और सुन लो फिर। बोलो अपोस्ट्रोफे एस से पहले वाला नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा।
बोलो अपोस्ट्रोफी एस से पहले वाला नाउन। मैंने ये नहीं कहा कि अपोस्ट्रोफी एस से पहले एडजेक्टिव आएगा, मैंने कहा है अपोस्ट्रोफी एस से पहले वाला नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा। बोलो अपोस्ट्रोफी एस से, आवाज नहीं आ रही, अपोस्ट्रोफी एस से, फिर चली गई अपोस्ट्रोफी एस से, अपोस्ट्रोफी एस से, अपोस्ट्रोफी एस से पहले वाला नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा। वो एडजेक्टिव है, अपोस्ट्रोफी एस से पहले वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव का। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नाउन के बारे में बता रहा है, क्यों एडजेक्टिव ही क्यों बदल रहा है? और कुछ आज ही अभी सीखा कुछ ऐसा ही, कुछ नया सीखा। ऑफ क्या है बच्चों? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन के साथ मिलके एडजेक्टिव या एडजेक्टिव। सारी बातें अगर लिंक हो रही है ना तो समझ जाना कहानी सही चल रही है। जहां सारी बातें लिंक नहीं हो रही, जहां डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे, समझ जाना कहानी जो है वो खराब हो चुकी है। समझ आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए? और इंग्लिश तो है ही कहानी, मैथ्स की तरह रूल रट्टे नहीं है। मैथ्स में तो रट्टा मारना पड़ता है, मैथ्स में नहीं आप कॉन्सेप्ट से चल सकते। क्या चल सकते हो हैं? आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं मांगता कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट से चलने लग जाओ। ट्रिक्स मांगता है या कॉन्सेप्ट मांगता है? कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल जो चलती है एग्जाम, यार 20 मिनट और 35 क्वेश्चन, तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कब होंगे? कॉन्सेप्ट से लगाने लग जाना, कॉन्सेप्ट सीधा सीधा। भाई साहब 2 क्वेश्चन नहीं निकलते, चलेगी क्या? ट्रिक चलेगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं। तो सिंपल सा फंडा है, बोलो अपोस्ट्रोफी एस से पहले भी नाउन, बाद में भी नाउन। पहले वाला नाउन क्योंकि एडजेक्टिव का काम करता है, इसीलिए सब्जेक्ट नहीं बन सकता। भाई एडजेक्टिव सब्जेक्ट थोड़ी बनता है, सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। नहीं वो कंप्लीट तो है ही नहीं, आगे कुछ लिखना पड़ेगा ना। राम्स कार इज वाइट, तभी तो लिखा हमने। सेंटेंस तो है ही, सेंटेंस कब बनता है? जब वर्ब आती है। वर्ब तो आई नहीं, कुछ बनाओगे तब बनेगा वो। तो अपने राम्स कार को समझा कि राम्स कार का मतलब क्या है। आ जाओ, राहुल्स बिहेवियर सब्जेक्ट है, राहुल, राहुल का बिहेवियर सब्जेक्ट है, बिहेवियर। आ जाओ, मेड है हमारी वर्ब, मेड हिम हो गया ऑब्जेक्ट। एंग्री है, कौन है एंग्री? राहुल नहीं है एंग्री, हिम है क्या एंग्री? ये है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फंडा क्लियर हो गया? इन बातों से आज जो हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात सीख ली, इन बातों से आपके अंदर सेंटेंस के वर्ड्स का रोल जो होता है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब कहानी शुरू हो जाएगी सेंटेंस की, कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगले एपिसोड में थोड़ा सा इन्हीं बातों को चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, और उसमें हम सेंटेंस के बारे में, अभी तक आप सीख रहे थे वर्ड्स के बारे में, अभी तक आपने वर्ड्स के बारे में सीखा। क्या सीखा देखो, हमने सीखा लेटर्स आए, लेटर्स से वर्ड्स बनाए, वर्ड्स को पार्ट ऑफ स्पीच नाम दे दिया, फिर उनका रोल देखा। भाई नाउन प्रोनाउन किसका रोल प्ले करते हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। वर्ब का रोल देखा कि वर्ब है जो सेंटेंस को बनाएगी। वर्ब में 2 रोल देखे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। फिर हमने वो सीखा आईएनजी, थर्ड फॉर्म, बहुत कुछ सीख लिया उसमें भी। फिर इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें सीखी।
अभी तक हम वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेटेड थे, अब हम वर्ड से सेंटेंस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सेंटेंस तो तुम्हें आता है, क्या बड़ी बात है, रोज बनाते हो, लाइफ पूरी बिता दी। हाँ जी, आ सकता है।